हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश कुमार सिंह एंड हम लोगों ने क्लास 11 चैप्टर का 11th का फर्स्ट यूनिट का चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड शुरू किया था। ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इसको हम लोगों ने शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने लिविंग के जो कैरेक्टर हैं उस कैरेक्टर को हम लोगों ने स्टडी किया था कि कौन से कैरेक्टर लिविंग में होंगे। और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, उस कैरेक्टर में कौन से कैरेक्टर जो होते हैं एक्चुअली इसको डिफाइन करता है। डिफाइनिंग कैरेक्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। जैसे कि उसमें हम लोगों ने क्या सेल के बारे में पढ़ा था, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म, और ये कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ लिया था, ग्रोथ के बारे में पढ़ा था। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं और टेक्सोनॉमी के बारे में देखेंगे, है ना, क्या होता है टेक्सोनॉमी और क्या बायोडाइवर्सिटी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ना। बहुत सारे का मतलब नंबर का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, स्पीसीज बहुत सारे टाइप के पाए जाते हैं। तो उस स्पीसीज में एक लेमैन स्टडी जो बताते थे, पहले जो बताता था साइंटिस्ट लोग बताए थे, हालांकि उसका कोई लॉजिकल डाटा नहीं है, बताते थे कि 40 to 50 मिलियन के स्पीसीज अर्थ पे हो सकते हैं, है ना। लेकिन इसका कोई लॉजिकल डाटा नहीं था, तो इसका कोई वैल्यू नहीं था। बाद में एक साइंटिस्ट हुए रॉबर्ट में ने एक लॉजिकल डाटा दिया कि 6 मिलियन तक के स्पीसीज इस अर्थ पे हो सकते हैं। अब 6 मिलियन के स्पीसीज उन्होंने जो साइंटिफिक स्टडी की, जिसमें उन्होंने कैरिंग कैपेसिटी से लेकर के स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ये सबको अपना आधार बनाया, बेस बनाया, उस बेसिस पर बताया कि ये 6 मिलियन तक के स्पीसीज इस अर्थ पे हो सकते हैं। जिसमें कि IUCN के पास, जो हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास अभी तक 1.8 मिलियन तक का, 1.7 से 1.8 मिलियन तक के ऑर्गेनिज्म का, स्पेसीज का डाटा इनके पास अवेलेबल है। यानी कि आपको इतने स्पेसीज का डाटा उनसे मांगोगे तो वो डाटा आपको मिल जाएगा। उसका क्या डिस्क्राइब किया उन्होंने, किस क्लास में है, किस फाइलम से बिलोंग करता है, कौन सा स्पेसीज है, किस एरिया में पाया जाता है, ये सारे डाटा इनके पास अवेलेबल है। ठीक है ना। अब इतने में 1.8 मिलियन में 1.25 मिलियन जो है एनिमल्स पाए जाते हैं, एनिमल के डाटा हैं। ठीक है ना। और उस एनिमल में भी सबसे ज़्यादा किसका है, इंसेक्ट का है। ठीक है ना। इंसेक्ट ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे अगर 10 में से अगर देखा जाए तो 10 में से 7 जो एनिमल्स मिलेंगे आपको, वो इंसेक्ट ही मिलेंगे। ठीक है ना। तो अब ऐसे घर में भी देखो, इधर भी आसपास भी देखो, तो जहाँ भी देखो आपको इंसेक्ट्स बहुत हाई अमाउंट में मिल जाएंगे। हनी भी देख लो, या फिर हाउस फ्लाई देख लो, मॉस्क्यूटो देख लो, कॉकरोच देख लो, ये सारे क्या इंसेक्ट्स ही तो हैं। बीटल देख लो, जितना भी क्रिकेट, सारे ये क्या है, सारे तो इंसेक्ट्स ही हैं। उसी तरह प्लांट का नंबर देखते हैं तो प्लांट का नंबर कितना है, 0.55 मिलियन है। ठीक है ना। 0.55 मिलियन इनके पास डाटा अवेलेबल है, 0.55 मिलियन का, जिसमें कि सबसे ज़्यादा एनजियोस्पर्म का डाटा इनके पास अवेलेबल है ना। तो सबसे ज़्यादा एनजियोस्पर्म पाए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन राइज होता है कि एनिमल का नंबर में और प्लांट के नंबर में इतना वेरी क्यों है। जैसे कि दोनों डेवलप तो किए थे ऑलमोस्ट, और प्लांट तो और दोनों ऑलमोस्ट एक टाइम में ही डेवलप किए थे। प्लांट तो पहले ही डेवलप किया होगा, और इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है नंबर में। जैसे कि एनिमल के 1.25 मिलियन स्पेसीज हैं, जबकि प्लांट के ओनली 0.55 मिलियन, आधा से भी कम है ना। तो इतना ये डिफरेंस क्यों है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि देखो, एनिमल्स जो है ना, कुछ एडेप्टेशन शो करता है। अब एडेप्टेशन भी शो करेगा, साथ साथ में लोकोमोशन भी शो करता है। ठीक है ना। तो जब कोई एडवर्स कंडीशन आएगा तो उसमें एनिमल क्या होगा, वहाँ से एडवर्स कंडीशन से अपने आप को भागने में, वहाँ से लोकोमोट करने में वो सक्षम है, ये लोकोमोट करके वहाँ से अलग चला जाएगा। लेकिन प्लांट इसमें सक्षम नहीं है। इसलिए प्लांट के अगर बहुत सारे स्पेसीज जो डेवलप भी किए होंगे तो वो क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, डेथ हो गया होगा उनका। तो इसलिए इसका नंबर में ये डिफरेंस पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर मैं आगे देखूं, ये तो नंबर की बात हो गई। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन की। तो जैसे कि जानते हैं कि इतना सारा हाई अमाउंट में नंबर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो इसको स्टडी करना पॉसिबल नहीं है एक इंडिविजुअल के लिए। कोई एक इंडिविजुअल के लिए इतना हाई अमाउंट में स्पेसीज को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर स्टडी करना हो किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो उसके लिए क्या किया गया, कुछ रूल एंड रेगुलेशन डेवलप किए गए, और उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया, उसके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पर, यानी कि सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पर उसको क्या किया गया, ग्रुपिंग में उसको सेपरेट सेपरेट ग्रुप में बांट दिया गया। अगर दो ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी पाया जा रहा है बहुत सारे में, तो उसको एक ग्रुप में रख दिया गया। अगर मान लो उसमें डिसिमिलरिटी है दो ऑर्गेनिज्म में, तो उसको अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी आर कॉल्ड क्लासिफिकेशन। समझे। अब ये क्लासिफिकेशन करने का कोई बेसिक होगा ना, कोई प्रिंसिपल होगा, किसी प्रोसीजर पे ही तो क्लासिफाई करोगे उसको। तो वो जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हम लोग, अब इस क्लासिफिकेशन के लिए जो ये प्रिंसिपल या प्रोसीजर है, जैसे कि कुछ सर्टेन प्रिंसिपल और प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे क्लासिफिकेशन के लिए, तो इसी को हम लोग किस में पढ़ते हैं,
टेक्सोनॉमी, इसी को हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें जो भी प्रिंसिपल हम लोग यूटिलाइज करते हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग क्लासीफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म को, इसको हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है ना। तो टेक्सोनॉमी को एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग 2 वर्ड से इसको डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से, जिसको एक टेक्सा और एक नॉर्म्स। टेक्सा का मतलब अरेंजमेंट होता है और नॉर्म्स का मतलब प्रिंसिपल होता है। तो जिस प्रिंसिपल पर, तो इसको हम लोग डिफाइन करेगा सिंपल, तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। यानी कि जिस प्रिंसिपल और प्रोसीजर पे ऑर्गेनिज्म का ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो टेक्सोनॉमी में हम लोग बहुत सारे, जैसे कैरेक्टराइजेशन का, इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पर टेक्सोनॉमी को परफॉर्म किया जाता है। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसको जानने से पहले हम लोग ये देख लें कि टेक्सोनॉमी का के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे टर्म टेक्सोनॉमी जो थे AP डी कैंडोले ने दिया था, ये स्विस बॉटनिस्ट हैं, ठीक है ना। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किनको बोला जाता है? कार्ल लिनियस को बोला जाता है। कार्ल लिनियस का तो टेक्सोनॉमी में बहुत इसका सिग्निफिकेंट रोल है इसमें। और कार्ल लिनियस को फाउंडर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोला जाता है, जो कि एक टेक्सोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नोमेनक्लेचर आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या देखते हैं, फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी की बात करें तो ये कौन है? हेनरी सेंटाफॉल। तो ये कुछ टर्म है, कुछ जनरल नॉलेज है जो कि कहीं कहीं एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टेक्सोनॉमी के कौन कौन से प्रोसीजर है, जो जैसे कि 4 बेसिक एलिमेंट इसके होते हैं, ठीक है ना। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैरेक्टराइजेशन क्या होता है। देखो, अगर मान लो कि अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ ऐसे सिंपल, कि अगर मान लो आप किसी जगह से आप एक टेक्सोनॉमिक्स हो, ठीक है ना, टेक्सोनॉमिस्ट हो, वो साइंटिस्ट जो कि डिस्कवरी करता है ऑर्गेनिज्म का, उसका और उसके बारे में डाटा अवेलेबल करवाता है, उसको टेक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो टेक्सोनॉमिस्ट जो हैं, तो मान लो आपका कहीं किसी ऑर्गेनिज्म को आपने फाइंड आउट किया, ठीक है ना, किसी जंगल में गए, आपको सामने कोई नया ऑर्गेनिज्म सामने आया। तो ऑर्गेनिज्म जैसे ही देखोगे तो बिल्कुल नया ऑर्गेनिज्म है, आपने उसको पहले कभी नहीं देखा, तो उसको क्या करोगे? सबसे पहले उसको, जो भी उसके कैरेक्टर हैं, उस कैरेक्टर को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है ना। ऑब्जर्व करोगे कि उसको क्या क्या कैरेक्टर इसमें है, जैसे कि इसके 2 पैर हैं या 4 पैर हैं, ठीक है ना, टेल है या नहीं है, टेल है तो टेल किस तरह के हैं, अगर इसके पैर हैं, जो लेग्स हैं, लेग्स में इसमें खुर है, ठीक है ना, खुर जो होता है हर्बीवोरस में, या फिर इसमें नाखून है जो कि शिकार करने में। तो इस तरह से आपको उसके कुछ कैरेक्टर होंगे जिसको आप क्या करोगे? इनलिस्ट करोगे, है ना। इनलिस्ट करने के बाद क्या करोगे? अब उसी कैरेक्टर के बेसिस पर क्या करते हैं, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन ये कैरेक्टर जो है, यहाँ पर एक और टर्म आता है, कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग टेक्सोनॉमी को 2 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है ना, एक क्लासिकल और एक मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ठीक है ना। क्लासिकल टेक्सोनॉमी इसको बोलते हैं कि जैसे कि आप, जैसे मैंने अभी बोला कि गए और किसी ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस आपने लिया, एक्सटर्नली देख करके आपने उसके बारे में डाटा इनलिस्ट किया और उसको क्लासिफाई कर दिया। लेकिन एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है ना, किसी ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट जो आइडेंटिफिकेशन होता है, उसको एग्जैक्ट एग्जैक्ट उस ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं बताता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ सिंपल सा, कि कोई ऑर्गेनिज्म है मान लो, ठीक है, जैसे कि आपने बैट देखा, अगर बैट है तो अभी मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल के लिए समझो, बैट है तो बैट के फ्लाई करता है, फ्लाई करता है, तो क्या बैट को आप वर्ड के साथ मॉर्फोलॉजिकली देखो तो वो तो वर्ड से मैच करता है, तो वर्ड के साथ उसको आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते हो। उसी तरह अगर एक्वेटिक एनिमल में देखो, तो एक्वेटिक एनिमल में भी अगर डॉल्फिन को देखो या वेल को देखो, तो वेल हो गया, तो वेल और फिश में देखने में एक्सटर्नली तो क्या होता है, सिमिलरिटी शो करता है, क्योंकि वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रह रहा है और दोनों स्विम करता है, इस तरह से उसमें फिन जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि तैरता है। तो इस तरह से एक्सटर्नली अगर देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि वो सेम ग्रुप में बिलोंग करेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अब आज हम लोग जानते हैं कि डॉल्फिन या वेल क्या है, मेमल्स है, जबकि उसको, और हम लोग उसको किस में कंसिडर कर देते थे पहले? फिश में कंसिडर कर देते थे। उसी तरह बैट और बर्ड्स में क्या डिफरेंस है? बैट मेमल्स होते हैं और बर्ड्स में उससे डिफरेंस होता है, बर्ड्स में फीदर पाया जाता है, ये सब कुछ डिफरेंसेज होते हैं। तो ये क्लासिकल टेक्नोमी उसको बोला जाता था, जो कि बहुत साइंटिफिक नहीं होता था। लेकिन मॉडर्न टेक्नोमी में क्या हो गया कि मॉर्फोलॉजी तो पहले देखो, सबसे पहले तो मॉर्फोलॉजी देखते ही आप, उसके बाद क्या करते हैं, एनाटॉमी में उसके कंसिडर करते हैं। प्लांट हो गया, जैसे प्लांट के देख लो, तो प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं अब आजकल कि वेस्कुलर बंडल उसमें है कि नहीं है। जैसे कि लोअर प्लांट है जिसमें वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है, हायर प्लांट में वेस्कुलर जाइलम फ्लोएम पाया जाता है ना। तो अब प्लांट को उस बेसिस पर सेपरेट कर देते हैं। एनिमल में भी एनाटॉमी देखोगे, ठीक है ना, एनाटॉमी देखोगे किसी में नोटोकॉर्ड है कि नहीं है, ठीक है ना, वर्टिब्रल कॉलम है कि नहीं है, तो इसमें इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, इसमें आप लोग, हम लोग डिवाइड कर देते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। उसी तरह सेल का स्ट्रक्चर भी देखते हैं आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। क्या करते हैं, सेल को देखोगे, सेल में किस तरह के केमिकल पाए जा रहे हैं, किस तरह के उसके स्ट्रक्चर है उसके अंदर, ठीक है ना, उसमें क्रोमोजोम का क्या नंबर है, डीएनए का सीक्वेंस क्या है, यहाँ तक कि डीएनए का सीक्वेंस भी देखते हैं आज के डेट में। तो अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है। अब जैसे देखो, डेवलपमेंटल प्रोसेस की बात करूँ तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिसमें इम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म है जिसमें इम्ब्रियो का फॉर्मेशन ही नहीं होता है प्लांट में। लेकिन अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें कि इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो इम्ब्रियो के बेसिस पे भी हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस को हम लोग देखते हैं।
इवन हम लोग इकोलॉजिकल रोल भी देखते हैं। जैसे कि देखो कोई ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजिकल रोल अलग अलग होता है। जैसे कि अगर प्लांट को देखो तो प्लांट क्या काम करता है, प्लांट है कि प्रोड्यूसर का काम करता है। उसी तरह बहुत सारे एनिमल हैं, तो एनिमल में कोई एनिमल जो है प्लांट को खाता है, तो जिसको हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं। कुछ कार्निवोरस होता है, और कार्निवोरस में भी डिफरेंट टाइप होते हैं, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, कोई टॉप कंज्यूमर होता है। तो ठीक है ना, तो ये इस तरह से मॉडर्न टेक्सोनॉमी में भी बहुत एडवांस हो गया है। मॉडर्न टेक्सोनॉमी अब पहले वाली बात नहीं है कि आप एक्सटर्नल अपीयरेंस देख करके आप ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिएगा। तो टेक्सोनॉमिक्स का वर्क भी बहुत इफोर्ट का काम होता है। ठीक है ना, तो अगर कोई टेक्सोनॉमी बनना चाह रहा हो तो ये सब पहले से आप दिमाग में रखिए, माइंड में सेट करके रखिएगा। तो अब बात करते हैं, तो ये तो हो गया कैरेक्टराइजेशन की बात। जब आपको कैरेक्टराइजेशन पता चल जाए, कैरेक्टर आपको पता चल गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म था एक्स, ठीक है ना, एक्स ऑर्गेनिज्म आपके पास है, आपने फाइंड आउट किया। उसको क्या करेंगे, ऑलरेडी जो ऑर्गेनिज्म आपने स्टडी कर रखा है, ठीक है ना, उसके साथ कंपेयर करेंगे उसको। जैसे कि कोई ए बी सी कोई 3 ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, तो ए एक्स का जो नेचर है, एक्स में जो कैरेक्टर है वो तीनों के साथ मैच करता है। ठीक है ना, तीनों के साथ मैच करता है। तो इसमें जिसके साथ सबसे ज़्यादा मैच करेगा ना, उस ग्रुप में हम लोग उसको रख देते हैं। ठीक है ना, उसी ग्रुप में हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैरेक्टर उसके साथ मैच कर रहा है, तो उस ग्रुप में हम उसको रख देते हैं। अब एकदम बिल्कुल डिस्टिंग्विश कैरेक्टर हो गया, मान लो इसके पास कोई बिल्कुल अलग तरह का कोई कैरेक्टर आपको देखने को मिल गया, तो अब क्या करेंगे, इसके लिए कोई नया ग्रुप ही बनाना पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से कैरेक्टर कंपैरिजन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, इस तरह से प्लांट, कोई भी प्लांट है या एनिमल है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे और आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद अब मान लो आइडेंटिफाई कर लिए, तो अब उसका कुछ नाम तो दोगे ना, कोई एक्स तो बोलोगे नहीं उसको, तो उसको नोमेनक्लेचर में हम लोग लेके चले जाते हैं। अगला स्टेप क्या हो जाता है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नोमेनक्लेचर करते हैं। ऐसा नहीं है कि लेमैन के अनुसार कुछ भी नाम रख दिए, है कि नहीं। अब गुलाब, कहीं गुलाब बोल रहा है उसको, कहीं गुलाबो बोल रहा है, कहीं कुछ रोजा बोल रहा है। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट नाम लोकल पीपल किसी प्लांट को दे देते हैं। जैसे गुलाब का ही अगर एग्जांपल ले लो, तो गुलाब को हिंदी में रोज को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुलाब बोलते हैं, है ना। उसी तरह बंगाली में उसको क्या बोलते हैं, गुलाब बोलते हैं। और अगर बात किया जाए तमिल में, तो राजोपा उसको बोला जाता है। तो अगर एक ही जगह में इतने वेराइटी के नाम इसके दिए जाते हैं, वेराइटी वेराइटी के नाम दिए जाते हैं, तो वो नोमेनक्लेचर सही नहीं होगा। क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी में अगर आप जाकर बैठेंगे, तो वहाँ पर नोमेनक्लेचर, एक ही अगर कंट्री से 4 लोग जा रहे हैं और उसको एक ही स्पीसीज के 4 अलग अलग नाम बता रहे हैं, तो पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड कंफ्यूज हो जाएगा कि आप किसके बारे में बताना चाह रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि एक साइंटिफिक प्रोसीजर से उसका नाम रखा जाता है। ठीक है ना, जैसे कि अब मैं बोलता हूँ मैग्नीफेरा इंडिका की बात, आम की बात करता हूँ, तो आम का साइंटिफिक नेम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नीफेरा जो है मैंगो, उसका जेनरिक नेम हो जाता है। ठीक है ना, जीनस का, जैसे एक नाउन की तरह एक नाम हो गया। और इंडिका जो है उसको स्पेशलाइज कर रहा है कि हाँ भाई, इंडिया रीजन में ये, इस रीजन में ये, इसका कल्टीवेशन हाई अमाउंट में किया जाता है। तो इस तरह से होता है ना। और जैसे सोलेनम टूबिरेसम हो गया, जिसको आलू को जैसे बोलते हैं सोलेनम टूबिरेसम, तो सोलेनम तो उसका जेनरिक नेम हो गया। ठीक है, लेकिन ट्यूबरेसम जो हो गया वो स्पेसिफिक नेम हो गया, उसका स्पेसीज को आइडेंटिफाई कर रहा है। कि जैसे देखो ये ट्यूबरोसम जो है, इस यानी कि इस प्लांट में क्या है, चूंकि ट्यूबर पाया जाता है, आलू ट्यूबर ही होता है, ट्यूबर उसको बोला जाता है। तो इस तरह से अप्रोप्रिएट और करेक्ट नेम दिया जाता है उसका। ठीक है ना, जैसे अब जो रूल फॉलो किया जाता है, जैसे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कैरोलस लिनियस ने दिया था, उसको फॉलो किया जाता है। हालांकि अब आयुष, अब तो और भी नए जितने भी लिनियस के रूल थे, उसको नए कोड के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कल्टिवेटेड प्लांट है, बैक्टीरिया है, सबके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड बना करके अलग अलग कोड बना दिया गया उसके नेमिंग के लिए। ठीक है ना, तो अब ये तो हो गया नोमेनक्लेचर की बात। अब नोमेनक्लेचर भी हम लोग कर लिए, तो अब क्या करेंगे हम लोग, उसको क्लासिफाई कर देते हैं। अब इतना हो गया, क्या क्या हो गया, हम लोग कैरेक्टर पता कर लिया, कैरेक्टर के बारे में आइडेंटिफाई कर लिया क्या है, उसका नाम भी रख लिया। अब उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई कर देंगे। क्लासिफाई कैसे करेंगे, अब जैसे कि किस ग्रुप में इसको रखना है, कैसे क्लासिफाई करना है, किस ग्रुप में रखना है। ठीक है ना, क्या ऑर्गेनाइज कैटेगरी का ऑर्गेनाइज। तो जब हम लोग ये कर लेते हैं, तो क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं कि अब जो स्टेप, ऊपर के सारे स्टेप फॉलो करने के बाद करेंगे, ऑर्गेनिज्म का एक पार्टिकुलर ग्रुप में उसको हम लोग रख देते हैं। ठीक है ना, जैसे किंगडम फाइलम जो भी हो गया, कैटेगरी जो होता है किंगडम, आगे हम लोग इसको देखेंगे क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, अगर ऑलरेडी आपका पास वो ग्रुप अवेलेबल है, ठीक है ना, जो ऑर्गेनिज्म आपने स्टडी किया, वैसा ऑलरेडी ग्रुप अगर अवेलेबल है, तो उस ग्रुप में उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग रख देंगे। लेकिन अगर उसका कैरेक्टर किसी भी ग्रुप से मैच नहीं करता है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक नया ग्रुप का फॉर्मेशन कर देते हैं। अ न्यू ग्रुप इज जनरेटेड टू प्लेस दैट ऑर्गेनिज्म इफ इट नॉट शो सिमिलैरिटी विथ ऑलरेडी आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म, है कि नहीं। और अगर ऑर्गेनिज्म प्लेस इन ए सेम ग्रुप इफ
सम इफ सिमिलरिटी शोइंग विथ ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म और ग्रुप। तो ये थे नोमेनक्लेचर के बारे में, कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में, टेक्सोनॉमी के बारे में, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि नोमेनक्लेचर हम लोग को पढ़ना है। तो नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर टेक्सोनॉमी को पढ़ेंगे। ये तो कुछ जनरल हम लोग को पढ़ना था, इंट्रोडक्शन यहाँ पे। अब अगले चैप्टर में हम लोग, अगले लेक्चर में हम लोग नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग, कीप स्टडिंग एंड मोटिवेटेड रहें और इफ़र्ट करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।